हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोगों के अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और मैं अपने बेहतरीन प्रयास से आपका जो मिशन 100 है उसको शायद कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो चल रहा है मिशन 100 का, इसके अंदर मैंने आपके वस्तुनिष्ठ करवा दिए हैं और जो रिक्त स्थान है वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले जो भी अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो भी लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो भी बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस अध्याय के जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बात हम करने वाले हैं। और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझते हुए जाना है। इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो आप आखिरी अभी आपके पास में बस 20-25 दिन बचे हैं। इस 20-25 दिन के समय में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, शायद आपका परिणाम कुछ अच्छा हो। ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस 20-25 दिन आपको अच्छी मेहनत करनी है, फिर आप आराम से आराम कर लेना। 10-15 दिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो आपके पास में 20-25 दिन बचे हैं उसके अंदर अपना 100% आपको देना है। और इसी 100% के साथ में आपको एग्जाम में पेपर आपको करके आना है। और मैं एग्ज़ाम तक आपके साथ में रहने वाला हूँ, जहाँ तक मेरा बनना होगा और जहाँ तक मेरा सपोर्ट करना आपके लिए होगा। मैं एग्ज़ाम तक आपके साथ में खड़ा रहूँगा और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ में उसी जोश और उसी जुनून के साथ में मेहनत करेंगे जितना मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर जो अध्याय चल रहा था मिशन 100 का। जो सॉल्यूशन हमारा चल रहा है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं पूरे। उसको हम लगभग 20 दिन में पूरा कवर कर देंगे और आपको शायद याद भी करवा देंगे। ठीक है ना। और याद करवाने की गारंटी मेरी है, पूरा ट्रिक के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। कोई चीज़ याद नहीं होगी तो उसे मैं ट्रिक से समझाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन याद हो सके। ठीक है, तो देखना ध्यान से। अब हम पढ़ने वाले हैं अति लघु उत्तरार्थ प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इसके लिए दीर्घ उत्तरार्थ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन है वो। देखिए देखिए, आराम से समझना है, किसकी बिल्कुल नहीं करना है कुछ भी। एक एक चीज़ को करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, पहला जो हमारा अति लघु उत्तरार्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से है कि चैप्टर के अंदर कुछ रासायनिक समीकरण भी दिए जाते हैं जो हमें संतुलित करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित समीकरण लिखिए। लिखिए, दिया गया है क्वेश्चन की निम्न अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये बोल रहा है केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। ठीक है ना, सोल्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है, अनसोल्ड नहीं लिखनी है, सोल्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। इसके अंदर पहला आपका जो है वो है, एक बात ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर आपको हिंदी में नाम दे दिया जाएगा। अगर हिंदी में नाम नहीं देगा तो समझ लेना ये आपको अंग्रेजी के अंदर अल्फ़ाबेट के अंदर जो भी आपका तत्व है उसका आपका नाम दे देता है, यौगिक का नाम दे देता है, कंपाउंड का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर शायद हिंदी में दे रखे हैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ तो पहली है इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऐसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। फिर हाइड्रोक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का आपका जल बना रहे हैं। अब पहले जो भी आपको इसको संतुलित समीकरण लिखना है। हमें संतुलित समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी नाम दिया गया है उसका समीकरण, उसका जो आपको प्रतीक लिखना है और सूत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2 होता है। क्या होता है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा। फिर बात कर रहा हूँ मैं किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ से देखो Ca और CO2 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है तो CaCO3 प्लस का H2O। अब ये समीकरण आपके पास से बनी। अब इसको देखना है क्या ये संतुलित समीकरण है या नहीं। ठीक है, क्या ये संतुलित समीकरण है या नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस का CO2 बराबर CaCO3H2। अब इसकी हम जांच करते हैं कि क्या ये संतुलित समीकरण है। देखिए, तो यहाँ पर कैल्शियम की मैं बात करूँ तो कैल्शियम आपका यहाँ पर कितना है, 1 है।
ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह जो बी पार्ट है उसके अंदर देखूंगा मैं कार्बन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 2 हैं, 1 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। इसी प्रकार सेकंड चांस जो है आपका रिएक्टेंट वाला उत्पाद वाला, उसके अंदर देखेंगे कैल्शियम कितने हैं, 1 हैं, ऑक्सीजन कार्बन आपका है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह इसमें भी देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन आपका 1। ये है। अब यहाँ पर मैच कीजिए, कैल्शियम आपका 1, कैल्शियम कितना है, 1, ये संतुलित हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ये हो गए 2 हो गए 4, 3 ईयर हीर 1 हो गया 4, हाइड्रोजन आपका 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, कार्बन है आपका 1, कार्बन है 1। ये है आपकी संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार से आपको कुछ लिखना है, ये तो संतुलित समीकरण हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो ये लिख लेना, लिख लीजिए, ये है इसका संतुलित समीकरण। किस प्रकार से मैंने संतुलित किया वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आने वाला है वो है आपका जिंक, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस का सिल्वर नाइट्रेट, प्लस का सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस का सिल्वर नाइट्रेट बराबर है किसके, जिंक नाइट्रेट के, जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर, सिल्वर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो जो मेरे को दिया वो लिखता हूँ मैं। जिंक प्लस का AgNO3 बराबर जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस का Ag। अब इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी के अंदर जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो शायद हमारे पास में ये इसके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनते हैं, जो सूत्र बनते हैं। अब हम ये चेक करने वाले हैं कि ये जो दिया गया जो समीकरण हमने लिखा है क्या ये संतुलित है या नहीं, इसकी हम जांच करते हैं। जांच करने के लिए मैंने बताया था इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला आपको हो जाएगा ये वाला ए वाला सिस्टम पार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरा पार्ट, ठीक है। इसके अंदर बात करूँगा पहले वाले में ए पार्ट, ए पार्ट के अंदर ए बॉक्स की, और इसके अंदर करूँगा मैं बी बॉक्स की। इसी तरह बी वाले पार्ट में भी ए पार्ट की और बी पार्ट की, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इक्वल इक्वल रख दिया है। अब देखो जिंक, जिंक के कितने हैं यहाँ पर संख्या, जिंक है यहाँ पर 1, ठीक है। Ag जो आपका ये सेकंड पार्ट है इसमें सिर्फ एक ही जिंक ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर छोटा मैं बॉक्स ले सकता हूँ, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आप करो तो इसको आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, पहले पहले आप पीछे कर सकते हैं फिर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे इसको ऐसे भी करोगे तो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपने क्या रखा है, इसके अंदर क्या किया है, ठीक है ना। ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Ag की बात मैं करूँ यहाँ पर Ag कितने हैं, 1 हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3 है, ठीक है। आगे देखिए जिंक यहाँ पर है कितने, जिंक यहाँ पर है 1, नाइट्रोजन है यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन है यहाँ पर 6। इसके अंदर भी है Ag 1। अब यहाँ पर चेक कीजिए जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पर भी जिंक कितना है, 1 है, ये संतुलित हैं। फिर बात करूँ मैं 2 नंबर पर क्या आ रहा है, Ag आ रहा है। Ag यहाँ पर है 1, और यहाँ पर Ag क्या है, 1 है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ये दिक्कत हो गई ना थोड़ी सी, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ कर देंगे 2AgNO3 कर दिया। यहाँ पर मतलब इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, Ag भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब देखो फिर आगे देखो नाइट्रोजन की 2 हो गए और ये 6 हो गए। अब वापस मिलाएंगे जिंक 1, जिंक 1, ठीक है। Ag कितना है, 2 है, यहाँ पर Ag कितना है, 1 है, तो इसको मैं करूँगा 2 से मल्टीपल, 2Ag हो गया, तो Ag हमारे पास में 2 हो गए, ठीक है। तो Ag बराबर भी क्या हो गया, अब 2 हो गया, ये ठीक है। अब आगे चलो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए क्या ये आपकी समीकरण संतुलित हो गई, हाँ ये संतुलित कैसी हो गई, अब संतुलित समीकरण हो गई है। अब मैं इसको लिखता हूँ तो किस प्रकार से लिखेंगे, 2AgNO3, और उधर भी क्या लगा देंगे, 2Ag लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया संतुलित समीकरण। इस प्रकार से आपको संतुलित करने हैं समीकरण दिए हुए हों तो, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड करके सेकेंड पार्ट। अब अगला क्वेश्चन जो है इसका वो लिखिए आप, 3rd नंबर का पोर्शन है इसका, वो है कॉपर के कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड प्लस का हाइड्रोजन, प्लस का हाइड्रोजन
बराबर में क्या बन रहा है आपका, कॉपर प्लस का जल बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर प्लस का जल बन रहा है। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बोल रहा है उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब जो जो यहाँ पर दिया गया है वो लिखिए। कॉपर ऑक्साइड, तो मैं लिखूंगा CuO प्लस का हाइड्रोजन आपका हो जाएगा H2। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, Cu प्लस का H2O। जो जो मैंने दिया वो जो जो हमको दिया है वो हमने लिख दिया है। अब देखो इसका संतुलित समीकरण है या नहीं है। कॉपर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी कॉपर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हाइड्रोजन भी कितना है, 2। ये है आपकी संतुलित समीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो देखिए। ये बोल रहा है कि कॉपर के ऑक्साइड के उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया शायद आपने, देखिए आगे देखिए। जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही कवर करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आयरन प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट कॉपर उपरोक्त समीकरण के संतुलित रासायनिक समीकरण। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग सही कर देंगे, ठीक है ना। जाली है, तिपाई है और बंधन है। तिपाई मतलब हो गया 3 इसके पेयर हैं, ठीक है ना। अब आगे है निम्न के रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके अंदर आपके 5 का 6 का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे रासायनिक समीकरण के हैं। 7 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं। अब रासायनिक समीकरण आपको कैसे संतुलित करनी है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन समझा देते हैं ना, तो सारा का सारा क्लियर हो जाता है। आगे हम देखेंगे जो भी अपना दिया हुआ है। इसके अंदर दे रखा है कंकाली समीकरण। क्या दे रखा है, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, लिखिए। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। अब देखो कंकाली समीकरण क्या होती है वो समझो पहले। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर के अंदर आपकी 2 समीकरण होती हैं। एक तो होता है कंकाली समीकरण और एक होता है संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। एक तो क्या होता है संतुलित, एक तो होता है संतुलित समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। अब जो समीकरण असंतुलित होता है मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद की जो मात्रा है वो बराबर नहीं हो, उसको बोलेंगे हम कंकाली समीकरण। तो इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह समीकरण जो पूर्ण रूप से संतुलित नहीं हो, ऐसे समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। जब अभिकारकों व उत्पाद को उनके रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर व्यक्त करते हैं, समीकरण व्यक्त किया जाता है, वह समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है या फिर कहलाती है। हो गया। आगे लिखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, दानेदार जस्ते और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ये काम की चीज़ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये बोल रहा है कि दानेदार जस्ते हुए, देखो दानेदार जस्ते व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जस्ते व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी
गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है, उसको हम समझेंगे। ये बोलो दानेदार जस्ता, यहाँ पर जस्ता दानेदार बोल रहा है, तो यहाँ पर दानेदार का मतलब हो चाहे कुछ भी हो, हमको बात कर रहा है जिंक की। जिंक जस्ता मतलब क्या होता है? जिंक होती है। तो जिंक को आपको लिखना है तो यहाँ लिखेंगे जिंक। दानेदार जस्ते व तनु एस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। और आगे हम जैसे बनाएंगे तो ये क्या होगी, यहाँ पर देखो मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ZnSO4, ZnSO4 प्लस का H2। कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। कौन सी हो रही है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। और ये समीकरण बताइए मेरे को, कौन सी समीकरण है? Zn प्लस का H2SO4 बराबर ZnSO4। ये समीकरण देखिए, ये बन गया ZnSO4। यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी निर्मुक्त हो गई है, मतलब यहाँ से उत्सर्जित हो गई है। तो यहाँ से पूछा है कि दानेदार जस्ते व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, मिलाते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो समझ में आ गया होगा। जैसे जिंक और H2SO4 के हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से जो जिंक है वो सल्फर के साथ में अपना बॉन्डिंग बना लेता है और जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, जैसे जिंक धातु लवण बनते हैं, नहीं, जैसे जिंक की किसी अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये धातु लवण बनते हैं। और धातु लवण बनने के बाद में जो हमारे पास में गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, वो है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये मैंने कल आपको बताया था, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। लिखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। कोयले का दहन, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक बार वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो समीकरण बोल रहा है वो क्या हमें करना है कि कोयले का दहन किस प्रकार से की अभिक्रिया है। पहले आपको जो जो बोल रहा है वो लिखना है। ये तो आपका होगा कोयला कार्बन, प्लस इसका दहन करना है। दहन किसकी उपस्थिति में होता है? दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन आपका ले लिया है। जैसे मैंने यहाँ ध्यान, तो क्या बना यहाँ पर C+ का O2 बराबर बन गया CO2। देखिए, ये एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक। जब दो अभिकारक मिलकर के एक तीसरा उत्पाद बनाते हैं, मतलब सह उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का हो गया संयोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। बस इसी का जस्ट अगला क्वेश्चन इसी में कर दिया है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उदाहरण सहित का मतलब ये है, आपके पास जो ये भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? एक या एक से अधिक या फिर दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर क्या करेंगे? एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। और एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो C+O2 बराबर CO2, ये वाला भी लिख सकते हो। अगर आप दूसरा लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो CaO प्लस का H2 बराबर CaOH2। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का हाइड्रोजन वो जल बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वो भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, उसको भी आप लिख लीजिए। CaO प्लस का H2O बराबर CaOH2 प्लस का हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर कुछ नहीं निकलता है, ये आपका उत्पाद बन गया। ये आप एग्जाम्पल भी रख सकते हो। आगे देखिए, आगे है इसके अंदर कुछ ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये चल रहे हैं आपके शायद लघुत्तरात्मक क्वेश्चन चल रहे हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। ये थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, बस अभी मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। आगे देखिए, ये है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। जो भी इंपोर्टेंट बनते हैं वो सारे करवा रहा हूँ। और कुछ के मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, कुछ अब लिख लेना, क्योंकि हमें सिर्फ बताना है आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम गवा देंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और एग्ज़ाम वैसे भी नज़दीक आती जा रही है, दिन वैसे ही कम पड़ रहे हैं, एग्ज़ाम के थोड़े दिन बचे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, वो देखिए क्या है।
ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब आपको मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, उसको समझना आप। देखिए ये लघुतरात्मक क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब यहाँ से ऊष्मा निकलती है, ये मतलब इसमें लिखो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी उत्पाद का अगर निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर के उत्पाद निर्माण करते हैं, तो उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा छिपी भी होती है। इसको आप याद रखना, तो ऐसे याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब जैसे ही अभिक्रिया होगी तो उसमें छिपी हुई जो ऊष्मा है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें छिपी हुई ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है। उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात मैं करूँ तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया आपका, प्राकृतिक गैस का दहन मतलब मेथेन का CH4 प्लस का O2 बराबर क्या बन जाएगा, CO2 प्लस का H2O, ये आपका बन जाएगा। ये संतुलित नहीं है, संतुलित आपको करना है, ठीक है ना। मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आपको दोनों तरफ देखनी है कितने कितने हैं गुणांक है इनके, और गुणांक बदलने के बाद में आपको संतुलित करके पता लगाना है। मैं असंतुलित समीकरण लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, जो भी समीकरण लिखूंगा असंतुलित लिखूंगा, संतुलित आपको करना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना भाई। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि शोषण भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, समझाइए। शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, समझाइए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन याद रख लेना, शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, समझाइए। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बन टूटने से ग्लूकोज में ऊर्जा मुक्त होती है, जो शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन को मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब देखिए इसकी हम समझाएं तो आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ये क्वेश्चन आपका कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे। अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताया कि क्या बताया था मैंने, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद का निर्माण जैसे ही करते हैं तो उस अभिक्रिया से जो ऊष्मा रिलीज होती है, मतलब हीट जो है आपकी वो रिलीज होती है, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको भी बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। याद रखना, तो ऐसे याद रखेंगे, छिपी हुई ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण की बात मैं करूँ तो इसके अंदर क्वेश्चन है कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझाइए कैसे। अब समझनिए कि आप करना कैसे इसमें। अगर आपको ये पूछ ले कि शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसको कैसे लिखे, लिखना ऐसे है कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, छोटे छोटे दानों के कोर के रूप में जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर अमाशय में जाकर के टूटता है। जैसे ही इसका पाचन होता है, तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो भोजन है, जैसे चावल, ब्रेड टुकड़े हो गए, अंडे हो गए, जो भी है खाना पीना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, तो उसके अंदर जो उपस्थित खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा बन करके ये हमारे शरीर के अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, और हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि जैसे ही जो भोजन है वो टूटेगा छोटे छोटे कोर के अंदर, टुकड़ों के अंदर, तो उसमें से ऊष्मा रिलीज होगी। ऊष्मा क्या है, यहाँ पर एनर्जी है। एनर्जी रिलीज होने के बाद में जो शरीर के अंदर अलग अलग स्थानों पर पहुंचेगी, जिससे हमें हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो आपने देखा होगा जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर एक तरह से ऊर्जावान होता है, ठीक है ना। तो यही रखनी है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसका समीकरण है उसको याद रखना है, वो लिख लिए, थोड़ा सा वो याद करना है, जरूरी है आपको। लिखिए यहाँ पर ग्लूकोज की बात कर रहा है, ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ग्लूकोज लिया गया है, C6H12O6 प्लस का 6O2, यहाँ पर बन गया 6CO2 प्लस का 6H2O प्लस का
ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है वो समझो। ये है संवसन एक उष्मा क्षेपी विक्रिया, समझा। इसका समीकरण है C6H12O6। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज की जैसे ही में ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये यहाँ तक काम हुआ था सिर्फ हमारा, मैंने बताया था जब भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है वो टुकड़ों में विभाजित होता है, और जैसे वो टुकड़ों में विभाजित होता है, विखंडित होता है, तो क्या होता है, ग्लूकोज शर्करा का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और एक कार्बोहाइड्रेट रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में मिलता है। तो यही आपको क्या करना है, ग्लूकोज है ये, और ये किसी में मिल गया, ऑक्सीजन के साथ में मिल गया, और ये ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिली, रक्त से मिली। तो रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ में मिलकर के क्या बनाएगा, 6CO2, 6 अणु तो मिलाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाएगा, और 6H2O, और कुछ बनाएगा जल के। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में पानी की मात्रा की पूर्ति होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम श्वास के रूप में बाहर निकालते हैं, अंदर तो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन बाहर निकालते हैं, इसका उपयोग कौन करेंगे, पेड़ पौधे करेंगे। इसके साथ में जो ऊर्जा हमें मिलती है उसका हम हमारे दैनिक जीवन के काम में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है 6 से 12 6 है, ये तो ग्लूकोज सूत्र हो जाएगा। ठीक है, 61 26 और 62 ठीक है, 62 61 26 62 तो एक उसको याद कैसे करना है, 6 से 12 6 2 ये है इसका फॉर्मूला। 61 26 एक 62 61 26 62 इसके अंदर आप क्या करना है, C6 हो गया कार्बन का, तो C6H2O देखिए 12 H12O6। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है, इसके अंदर CH आएंगे और O आएगा, ये तीन चीज़ें आपको भरनी है। तो CHO यहाँ पर क्या हो जाएगा, OCH, कुछ समझे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए तो C6H12O6 प्लस का 6CO2 बराबर में 6CO2 प्लस का H2O, 66 61 66 को हम याद रखना है। इस प्रकार से आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है समझिए। आगे का क्वेश्चन है, दीवारों पर सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। दीवारों पर सफेदी करने में कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है, लिखिए। दीवारों पर सफेदी करने के लिए कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है, लिखिए। क्वेश्चन है अगला, दीवारों पर सफेदी करने के लिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ आपको, CaO प्लस का H2O बराबर में CaOH2। यहाँ पर देखिए दीवारों पर सफेदी करने के लिए कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है, इसको हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए जानिए। अब देखिए, तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है, इसके अंदर बिना बुझा हुआ चूना हमें काम में लेना है। अब आपको कैसे याद रखना है कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है और बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, इसका फॉर्मूला हमें कैसे याद होगा सर। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सर हमें ये नहीं पता चलता है कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है और बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, उसका फॉर्मूला हमें थोड़ा सा याद नहीं होता, थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए इसको इस प्रकार से याद करना है। कैसे याद करना है, यहाँ पर देखो CaO। अब ये सोच लो आप कि आपको पता है किसी चीज़ का दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब किसी चीज़ के साथ में जब तक ऑक्सीजन रहेगी वह जलती रहेगी। वह बुझेगी कब, जब उसमें जल प्रवेश कर जाएगा, मतलब हाइड्रोजन या फिर जो भी है ऑक्सीजन है वो प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखो CaO, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, नहीं है। तो यहाँ पर CaO जो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैसा चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। कैसा है, बिना बुझा हुआ चूना। अब जैसे बिना बुझा हुआ चूना H2 के साथ में मिलता है, तो बिना बुझा हुआ चूना जैसे जल में मिलता है तो क्या बन जाता है, ये बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना जैसे जल में मिलता है तो ये क्या बन जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना बनते हुए बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, याद रखोगे। इसके अंदर जैसे ही हाइड्रोजन मिल गया तो ये क्या हो गया, बुझा गया, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ये जो दहन हो रही थी वो दहन करना बंद कर देगा। ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, और ये हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। याद रखेंगे। और जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये
कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो ये बनाएगा CaCO3। क्या बनाएगा? CaCO3। देखिए जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना है, आपको मैंने बताया कि CaOH2 ये आपका जो अभी आया है, उसको मैं जैसे ही CO2 के साथ मिलाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड के समीकरण में आता है, रिएक्शन करता है, तो बनता है CaCO3 प्लस का H2O। अब देखेंगे दीवारों पर सफेदी करने के लिए कौन से विलेन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दो रिएक्शन आपको याद रखनी है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए दो हमें अभिक्रिया संपन्न होती हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने की जब हम जल में मिलाते हैं अर्थात जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना CaOH2। अब CaOH2 जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रवाहित की जाती है, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको हम दीवारों पर जैसे करते हैं और जल निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट से जैसे ही जल जो है उष्मा के रूप में, मतलब जैसे ही सूखता है तो ये जल बाहर निकल जाता है और सिर्फ क्या बन जाता है? CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? एक सफेद रंग का पदार्थ होता है जो सूखने के बाद में सफेदी देता है, मतलब कि कलाई कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कली। घर पर क्या करवाते हैं? सफेदी करवाते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाइट रंग आपको दिखाई देता है, सफेद रंग, वो इसी के कारण होता है कि CaCO3। तो कौन से विलेन का उपयोग करते हैं? CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना क्या है आपको? इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलेन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति क्रिया करके CaCO3 चमकदार परत का निर्माण करता है, जिसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। लिख लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3 जैसे मैंने आपको ये समझाया तो इसके अंदर क्या हो गया? संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको पता होगा जैसे ही कलाई का जो सफेदी है, कलर है, उसका रंग सफेद होता है, उसी तरह संगमरमर का रंग भी क्या होता है? सफेद होता है। आपने देखा होगा संगमरमर का पत्थर कैसा होता है? सफेद होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसको समझाइए और प्रकाश उसमें प्रकाश तथा विद्युत अपघटन को उदाहरण से समझाइए। देखिए वियोजन अभिक्रिया को हम समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम समझेंगे विद्युत अपघटन क्या है, प्रकाश से अपघटन क्या है, प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं, फिर हम चैप्टर नंबर आपका जो फर्स्ट है वो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये पार्ट आपका 2 है इसके अंदर, यहाँ तक हम करने वाले हैं, आगे हम देखेंगे कल। ठीक है, कल शायद पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े बचे हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया थोड़ी सी मैं लिखा देता हूँ, आपको तैयारी कर लेनी है। लिख लिए कौन सा क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझ के जरूर आना आपको, बाकी मैं समझाऊंगा कल। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने आज आपको बताया है वो सभी साफ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर किया होगा आपने, और आपने नोट भी किया होगा। ऐसे ऐसे हम देखेंगे तो चैप्टर के अंदर किसी ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर के अंदर हमारे को इतना दिन लगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, इसके कारण इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी चैप्टर के अंदर टाइम नहीं लगेगा, कुछ से सीधे सिंपल है जिसके अंदर हम डेफिनेशन तैयार करनी है, कुछ मतलब कि जो आपका ब्लू प्रिंट है इस अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो आई होप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ना कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ, अगले जो उसका पार्ट 3 डालूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।